सवाल बहुत ज़्यादा इस चैनल पे मुझसे पूछा गया है कि सर अगर हम कोई लोन लेते हैं और उसका ईएमआई ना भर पाए टाइम पे तो बैंक हमारे साथ क्या-क्या कर सकता है? और क्या हमारे भी कुछ अधिकार हैं ताकि बैंक हम उस बात का नाजायज़ फ़ायदा ना उठाए? तो अगर आप लोन डिफ़ॉल्टर हैं या लोन को डिफ़ॉल्ट कर देते हैं या फिर कोई ईएमआई आपकी लेट हो जाती है, तो बैंक आरबीआई के नियम के अनुसार आपके साथ क्या-क्या कर सकती है और आपके क्या-क्या अधिकार है, वो सब बताने वाला हूँ आज की इस वीडियो के अंदर। वीडियो अगर पसंद आ जाए तो आपको क्या करना है जी, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है क्योंकि मनी रिलेटेड, बैंकिंग रिलेटेड, फाइनेंस रिलेटेड, क्रेडिट कार्ड रिलेटेड सभी वीडियोज़ आपको इस चैनल पे मिलती रहती है। सबसे पहले बात करेंगे कि भैया लोन की जो बात है, लोन होते हैं जी 2 तरह के। पहला होता है सिक्योर्ड लोन, जैसे कि कार लोन हो गया, होम लोन हो गया। यहाँ पे क्या होता है कि बैंक के पास सिक्योरिटी के रूप में हमारे कार होती है या फिर हमारा जो है घर होता है। अब आप कहेंगे सर बैंक के पास कहाँ होता है? तो हमारे पास होता है। बिल्कुल, देखिए कार जो होती है एक्चुअली उसको हम ही ऑन कर रहे होते हैं, हम ही चला रहे होते हैं और हमारे पास ही उसके जो है डॉक्यूमेंट्स वगैरह होते हैं। लेकिन क्योंकि हमने कार पे लोन लिया हुआ है तो बैंक एक तरीके से सिक्योर है कि भैया कार जो है आपके पास एक एसेट के रूप में है। वहीं अगर हम मान लीजिए कि एक घर जो है वो लेते हैं और घर पर लोन लेते हैं तो घर के जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो बैंक के पास होते हैं और घर में रह हम ही रहे होते हैं, लेकिन फिर भी वो एक सिक्योर लोन होता है। एक होता है जी अनसिक्योर्ड लोन, जैसे कि पर्सनल लोन हो गया, जहां पे आपको बैंक पैसे देता है आपकी गुडविल पे, ना कि किसी चीज के अगेंस्ट, जिसको हम बोलते हैं कोलेटरल। कोलेटरल कुछ भी नहीं रखता है। पर्सनल लोन हो गया या फिर एक क्रेडिट कार्ड हो गया, तो इस तरह के जो लोन्स होते हैं वो होते हैं जी अनसिक्योर्ड लोन। और दोनों ही केसेज में जो प्रक्रिया है वो अलग अलग है। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि एक्चुअल में जो आरबीआई है वो इस बारे में क्या कहती है अगर आप लोन चुकाने में टाइम लगाते हैं या तो ईएमआई टाइम पे नहीं भरते हैं। तो यहाँ पे दो चीजें मेन होती है आरबीआई की तरफ से या फिर गवर्नमेंट की तरफ से कह सकते हैं, कानून की तरफ से दो चीजें बिल्कुल मेन है। एक तो है कि आप जो कस्टमर है उसके साथ रिस्पेक्ट से बात करें। ऐसा नहीं भैया आपने ईएमआई नहीं भरी वो आपको दूसरे दिन गाली गलौज दे के बात करे, तो वो उस तरह से नहीं करेगा। अगर वो लोन बढ़िया कंपनी से आपने लिया होगा, अगर आप किसी से भी ले लोगे वो एक अलग बात है। मैं यहाँ पे एक रेपुटेड बैंक या रेपुटेड जो कंपनी होती है लोन प्रोवाइडर कंपनी, उनकी बात कर रहा हूँ क्योंकि वही नियम को फॉलो करती है। बाकी बहुत सारी ऐसी चाइनीज ऐप भी है जो भैया नियम को फॉलो नहीं करती। बट आरबीआई ये कहती है कि आप रिस्पेक्ट से बात करेंगे अपने कस्टमर से। दूसरा, कस्टमर की जो प्राइवेसी है उसका भी ध्यान रखेंगे। ऐसा नहीं कि कस्टमर का डेटा आप किसी को भी दे देंगे, ऐसा नहीं है। दोनों चीजों का तो आपको ध्यान रखना ही पड़ेगा। और एक होता है जी कोड ऑफ कंडक्ट। इसमें यह है कि अगर मान लीजिए कोई भी रिकवरी एजेंट आपके घर पे आता है, विजिट करता है, तो वो एक तो ऑथराइज लेटर लेके आएगा, अपने डॉक्यूमेंट्स लेके आएगा, अपनी आईडी भी आपको दिखाएगा और आपके साथ वो रिस्पेक्ट से ही बात करेगा। इवन वो रात को 7 बजे के बाद नहीं आ सकता आपके घर पे, 7 बजे से पहले ही उसको आना पड़ेगा। तो ये तो है कुछ बेसिक नियम। अब यहाँ पे बात करते हैं कि भैया दोनों तरह के कोई भी लोन में, या वो सिक्योर लोन हो या फिर अनसिक्योर्ड लोन हो, उसमें अगर ईएमआई हमारी बाउंस हो जाती है, मतलब ईएमआई भरने में हम असक्षम रहते हैं, तो क्या कार्रवाई होती है, किस तरीके से होती है और क्या उसका प्रोसीजर होता है। तो सबसे पहले अनसिक्योर लोन की बात करते हैं क्योंकि जो अनसिक्योर लोन है इनमें ही सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है, सबसे ज्यादा ईएमआई बाउंस यहीं पे होती है। तो इसमें क्या टाइम के अलग अलग हिसाब से अलग अलग तरीके यूज करता है बैंक। अब ये टाइम का सिस्टम क्या है उसको समझिए। सबसे पहला है 0 to 30 डीपीडी, यानी कि डेज पास्ट ड्यू, यानी 0 से 30 दिन तक हो गए, 30 दिन के पहले पहले ये बैंक आपको प्रक्रिया करेगा। अब क्या होगा जी, आपको रीपेमेंट करने के ऑप्शन मिलेंगे। आपको 30 दिन में आप चाहें तो रीपेमेंट कर सकते हैं। अगर ड्यू हो गया आपको रीपेमेंट करने का ऑप्शन है, आप चाहें तो रीपेमेंट कर सकते हैं। अगर आप नहीं कर सकते, नहीं करते हैं, तो आपको कुछ बैंक की तरफ से कॉल्स आने लग जाएगी और ये कॉल्स किसी थर्ड पार्टी कंपनी की तरफ से भी आ सकती है क्योंकि बैंक ये काम थर्ड पार्टी कंपनी को भी दे सकता है। तो वहां से आपको कॉल्स आने लग जाएगी इसके बारे में कि भाई आप अपनी ईएमआई को भर दीजिए। एक चीज यहाँ पे बड़ा मिथ है, लोगों को लगता है कि अगर एक ईएमआई भी हमारी मान लो ड्यू हो गई और जैसे ही ईएमआई ड्यू हुई, यानी कि जैसे ही ईएमआई हमारी बाउंस हुई, हम नहीं भर पाए, तो सिविल स्कोर अचानक से ड्रॉप होगा। ऐसा नहीं है। लेकिन अगर आप 30 दिन के अंदर भी रीपेमेंट नहीं करेंगे तो स्लोली स्लोली आपका जो सिविल स्कोर है वो ड्रॉप होने लग जाएगा। इसके बाद आता है जी 30 to 60 डीपीडी, यानी कि 30 दिन के बाद 60 दिन से पहले। अगर ये जो टाइम है इसमें आपका जो अकाउंट है ये SMA 1 में चला जाता है, स्पेशल मेंशन अकाउंट के अंदर चला जाता है।
तो जो कॉल्स होते हैं ना वो फ्रिक्वेंटली आपके पास आने लग जाएंगे, यानी कि कॉल्स आपके पास ज़्यादा आने लग जाएंगे बैंक की तरफ से या फिर थर्ड पार्टी जहाँ उन्होंने उसको दे रखा है उसकी तरफ से आने लग जाएंगे कि भैया आप अपनी ईएमआई क्यों नहीं भर रहे, आप ईएमआई चुका दीजिए। इसके अलावा जो आरबीआई है और जो बैंक है वो आपके जो अकाउंट्स हैं उनको भी क्लोजली वॉच करने लग जाएगी। इसके बाद जो अगला टाइम है वो है जी 60 टू 90 डीपीडी, यानी 60 दिन के बाद और 90 डेज से पहले क्या होगा। इसमें आपका जो अकाउंट है वो SMA 2 में चला जाएगा जो कि हाई रिस्क होता है। इसमें बैंक को लगता है कि आपको जो रीपेमेंट करना है उसको करने में बहुत मुश्किल आ रही है आपके अकाउंट को, क्योंकि वो क्लोजली SMA 1 में ही वॉच करते हैं, तो उनको समझ में आ जाता है कि आपको ईएमआई चुकाने में काफी तकलीफ हो रही है और शायद ये ईएमआई चुकाने में आप असमर्थ हैं। इसके बाद आपको बहुत ज्यादा मल्टीपल कॉल्स आएंगी, इसके बारे में बहुत सारी कॉल्स आने लग जाएंगी फ्रिक्वेंटली, अलग अलग तरीके से कॉल्स करेगा बैंक करेगा या फिर उनकी कोई भी थर्ड पार्टी कंपनी होगी वो आपको ईएमआई चुकाने के लिए जो है फोर्स करेगी। इसके अलावा फोर्स ऐसा नहीं है कि आपसे गाली गलौज करेगी, लेकिन हाँ वो आपको मल्टीपल कॉल्स जरूर करेगी। फिर भी आप अगर 30 दिन तक और 30 दिन के अंदर आप पैसा नहीं चुकाते हैं तो आप पे लीगल एक्शन हो सकता है, यानी कि लीगल नोटिस आपके पास आ सकता है। अगर 90 दिन तक भी आप कोई ईएमआई नहीं चुकाते हैं, लीगल नोटिस भी आ जाता है, तो फिर आपका जो ये अकाउंट है इसको एनपीए में डाल दिया जाता है, नॉन प्रॉफिट एसेट। उनको समझ में आ जाता है कि इससे कोई प्रॉफिट यहाँ पे नहीं होने वाला है, तो नॉन प्रॉफिट एसेट में आपका जो अकाउंट है उसको डाल दिया जाएगा 90 दिन के बाद। अगर आप बहुत सारे नोटिस आप झेल रहे हैं और 90 दिन हो गए फिर भी आपने कुछ नहीं किया तो आपका जो है अकाउंट एनपीए हो जाएगा। अब ये एनपीए जब आपका अकाउंट होता है तो बैंक एक्चुअली आप पर लीगल एक्शन लेने के लिए प्रिपरेशन करती है और आपको सेक्शन 138 यानी कि 138 के तहत जो आपके चेक बाउंस हुए उनके तहत आपको लीगल नोटिस भेज सकती है। भेज सकती नहीं है मतलब भेजती है। सेक्शन 25 में भी आपको लीगल नोटिस मिलता है और सेक्शन 420 में भी मिलता है। अब ये जो सेक्शन 420 है ये एक्चुअली चीटिंग के रिगार्डिंग होता है, तो ये आप पर तभी लगेगा अगर मान लीजिए आपने जब लोन लिया था उस वक्त अगर आपने कोई भी इंफॉर्मेशन बैंक को गलत दी है तो तभी आप पे चीटिंग का केस लगेगा। अदरवाइज सेक्शन 25 और सेक्शन 138 चेक बाउंस तो आप पे लगी जाएगा, मतलब इस पर आपके लिए लीगल एक्शन हो सकता है। जैसे ही आपका जो अकाउंट है वो एनपीए हो जाता है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट में चला जाता है, तो बैंक भाई साहब प्रिपरेशन करने लग जाती है आप पे कोई लीगल एक्शन लेने के लिए। फिर आपको कुछ नोटिस मिलते हैं। पहला जो नोटिस मिलता है आपको मिलता है सेक्शन 138 के तहत, यानी कि आपके जो है चेक बाउंस हो गए हैं। उसके बाद जो आपको दूसरा नोटिस मिलता है वो मिलता है लोन रिकॉल नोटिस और तीसरा आपको मिलता है डिमांड लीगल नोटिस। ये 3 नोटिस आपको दिए जाते हैं और इस आपके पास जो एजेंट है वो भी आपके घर पे विजिट करने लग जाते हैं। वो थर्ड पार्टी एजेंट हो सकते हैं, वो आपको थोड़ा डरा धमका सकते हैं, थोड़ा फोर्स कर सकते हैं, आप पे थोड़ा लीगल एक्शन लेने का भी जो है बात कर सकते हैं कि आप पे लीगल केस हो जाएगा, मतलब इस तरीके से आपको थोड़ा डराएंगे और धमकाएंगे। अब इसके बाद भी अगर आप नहीं मानते तो हाँ आपके ऊपर केस किया जा सकता है। केस कैसे होगा? पहला केस लगेगा आप पे सेक्शन 138 का, यानी कि आपके चेक बाउंस हो गए। फिर सेक्शन 25 लगेगा और फिर एक सेक्शन 420 भी लग सकता है। ये सेक्शन 420 चीटिंग के केस में लगता है। तो अगर आपने लोन लेते वक्त अगर कोई गलत इंफॉर्मेशन बैंक को दी है तो ही ये धारा आप पे लागू होगी। और लास्ट में अगर आप इतने सबसे भी नहीं मानते तो फिर सेटलमेंट ऑप्शन भी बैंक आपको देता है और ये अनसिक्योर्ड लोन के मामलों में ही ज्यादा देखने को मिलता है, इसलिए मैं पहले इसको ही क्लियर कर रहा हूं। सेटलमेंट की अगर बात करें तो यहाँ पे सेटलमेंट में थोड़ा सा डिस्काउंट आपको दिया जाता है। जैसे मान लो आपने 10 लाख रुपए का लोन लिया और अब वो ब्याज समेत 18 लाख रुपए बन रहा है, तो हो सकता है बैंक आपको कह दे कि ठीक है आप 12-13 लाख ही दे दीजिए और आपका सेटलमेंट हो जाएगा। और अगर आप उसमें राजी हो जाते हैं और सेटलमेंट कर लेते हैं, थोड़ा पैसे का आपको डिस्काउंट मिल जाता है, लेकिन इससे आपका सिविल स्कोर, सिविल की जो रिपोर्ट है वो खराब हो जाती है। अगेन कभी आप जब लोन लेने जाओगे तो हो सकता है आपको 8-10 साल लोन लेने में दिक्कत आए, क्योंकि आपका सिविल यहाँ रिपोर्ट यहाँ पे बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है। तो ये होता है अनसिक्योर्ड लोन के मामले में। अब सिक्योर्ड लोन की बात कर लेते हैं। सिक्योर्ड लोन जैसे कार लोन, होम लोन होता है, वहाँ पे बैंक जो है आपको बहुत ही मतलब पोलाइटली अप्रोच करता है, इतना सब नहीं करता, क्योंकि उनको पता है कि भैया ये सिक्योर्ड लोन है, उनके पास आपका घर और कार रखी हुई है। अब ये जो है इस पे कैसे प्रोसीजर होता है वो भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो जैसे कि अनसिक्योर्ड लोन में फर्स्ट 0 to 30 डे 30 डेज में ही अगर आपका ईएमआई बंद हो 30 डेज के अंदर ही एक्शन ले लिया जाता है। वहीं सिक्योर्ड लोन के ऑप्शन में आपको 0 to 90 डेज तक शायद कोई एक्शन बैंक की तरफ से नहीं आता है। 90 डेज अगर बीत जाते तो शायद बैंक आपके साथ कुछ
जो है एक्शन लेने की कोशिश करता है। अब वो क्या एक्शन है वो भी आपको बता देता हूं। यानी कि जो 0 to 30 डेज तक जो प्रक्रिया बैंक करता है अनसिक्योर्ड लोन में, वो यहाँ पे 90 डेज के बाद की जाती है। देखिए सिक्योर्ड लोन में सबसे बड़ी बात यह है कि बैंक जो है आपको ज्यादा डिस्काउंट नहीं देता सेटलमेंट के टाइम पे, क्योंकि उनको पता है कि भैया घर वगैरह के ऊपर लोन लिया हुआ है तो घर वगैरह की वो है पोजीशन ले सकते हैं। तो एक एक्ट होता है और ये जो एक्ट है ये आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। इस एक्ट के तहत वो आपका जो भी एसेट है उसका पोजीशन लेने का ट्राई करते हैं। तो इस तरीके से बैंक जो है काम करता है। तो मैंने आपको आपके अधिकार भी बता दिए और बैंक की प्रक्रिया एक्चुअली आरबीआई ने और गवर्नमेंट ने कानून ने क्या निर्धारित की हुई है वो भी मैंने यहाँ पे आपको बता दी है। आपके साथ कुछ ऐसा केस हुआ हो तो आप अपना एक्सपीरियंस जरूर, ओपिनियन जो है आपकी, ये कोई एक्सपीरियंस है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। मिलता हूं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।